अच्छा, कल हमने न्यू रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है। उसमें हमने कुछ कमांड्स यूज़ की थी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था Node.js। तो ये सारा है क्या, ज़रा इसको समझते हैं क्या हुआ था कल, मतलब क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की थी। यही था। दोबारा वही खुल गया। ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आपने समझना ये है कि जो हमारा ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र वेबसाइट वेब एप्लीकेशन किस में चलती हैं, ब्राउज़र में चलती हैं। ब्राउज़र हमारा 3 लैंग्वेजेस समझता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस के अलावा ब्राउज़र को कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। इवन के उसको रिएक्ट भी समझ नहीं आती कि रिएक्ट क्या चीज़ है, ब्राउज़र को नहीं पता, ठीक है। नोड क्या चीज़ है, ब्राउज़र को नहीं पता। PHP क्या है, ब्राउज़र को नहीं पता, क्योंकि ब्राउज़र सिर्फ ये 3 लैंग्वेजेस समझता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमने जो ये एप्लीकेशन बनाई है रिएक्ट की, बेसिकली ये क्या होता है, एक हमने यूज़ किया था वीट की मदद से हमने एप्लीकेशन बनाई थी, npm create वीट एट लेटेस्ट। वीट इसका वर्ड है, ये वीट, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वीट की, ठीक है। द बिल्ड टूल फॉर वेब, ये बेसिकली वेब का एक किस्म का बिल्ड टूल है। अब बिल्ड टूल क्या है वो थोड़ा सा बस सरसरी से हम देखेंगे, आगे चलेंगे, इसको ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे। इसको आप देख लेना खुद से भी ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है कि ये क्या काम करता है, इसके फीचर्स क्या हैं। इसके 2-3 फीचर्स हैं। अब हमने जो वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाई वो बनाई React.js के अंदर, लेकिन ये ब्राउज़र में चल रही है, ठीक है। ब्राउज़र को समझ आती है क्या, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये जो आपका टूल है ना वीट, ये बेसिकली React.js को ऑन द फ्लाई कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। React.js खुद से ब्राउज़र को कोई समझ नहीं आती, इन दी एंड चलती जावास्क्रिप्ट ही है, इन दी एंड चलती जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि इसमें जो हमने बनाया था सिर्फ इतने से में कितनी जावास्क्रिप्ट चली थी। तो यहाँ से आपने टर्मिनल, न्यू टर्मिनल कर सकते हो, या ये नीचे से ऐसे आप पकड़ के ऐसे ऊपर उठाओगे तब भी आपका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और हमने कोशिश करनी है यहाँ से यूज़ करना टर्मिनल। यहाँ से क्यों, जैसे कि मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ कुछ, या यहाँ पे क्या था कमांड npm run dev, ये चलाने के लिए आपको कंफर्म कर लेना है कि आप पहले उस ऐप के फोल्डर में बैठे हो, फिर आपने ये कमांड चलानी है npm run dev। 2 तरह की एप्लीकेशन की स्टेट्स होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट साइड और एक होती है प्रोडक्शन स्टेट। डेवलपमेंट होती है जब आप बना रहे होते हो उसको, प्रोडक्शन होती है जब फाइनल हो गई, आपने अपलोड कर दी, लाइव कर दी, वो प्रोडक्शन साइड होती है। ये अभी हम हैं डेवलपमेंट साइड पे, तो अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट के लिए, इसको इनेबल करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास कमांड है npm run dev। तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो पावर शेल से इसकी ज़रा वो देनी होती है। अच्छा भाई, आपके पास 2 ओपन हो गए हैं, मैं ये चीज़ समझा रहा था आपको, ये 2 कमांड लाइंस ओपन हो गई हैं, तो आपने जो यूज़ नहीं हो रही उसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो npm run dev ये मैंने किया, तो मेरे पास ये देखो ये वीट की प्रोडक्शन कर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे या इस पर आप इस तरह करोगे, आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे, ये हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोई यहाँ पे देखना चीज़ चेंज करूँगा, app.js, मैं समझाता हूँ सारा कुछ। यहाँ से जस्ट करो, मैं खाली जगह से सेव किया, तो यहाँ पे देखो एक लाइन ऐड होती है। ये क्या करता है, उस चेंजेस को कन्वर्ट करता है दोबारा JS में,
उसको दोबारा यानी रिएक्ट को दोबारा से जो अपडेट हो गई है चीज़ें उसको दोबारा से जावास्क्रिप्ट CSS में कन्वर्ट करता है और ये रेंडर करने के बाद इसका रिजल्ट जो है खुद ब खुद यहाँ पे लाइव कर देता है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया था। अच्छा, ये काम कौन कर रहा है? ये वीट टूल कर रहा है। ये जो वीट है हमारे पास ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जो चीज़ नज़र आएगी आपको, जितनी बड़ी भी एप्लीकेशन होगी रिएक्ट की, ऐसे ही नज़र आएगा आपको। मेन पे क्लिक करोगे, ये वो कुछ जावास्क्रिप्ट है जो इसने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे भी सही तरीके से आपको नज़र नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट जो ये लिखता है, आउटपुट जो देता है। आई थिंक इसका ज़रा यहाँ पे है, ये है आई थिंक। कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये कहीं पे लिखा हुआ है इसमें, ये इसके थ्रू भी नहीं करा। अब इन्होंने इंजन अपडेट किया है। बहरहाल ये इतनी बड़ी ये जावास्क्रिप्ट चल रही है जाके और सारा कुछ आपको आउटपुट हो रही है। अब इतनी सारी जावास्क्रिप्ट लिखना ना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये क्या करते हैं, रिएक्ट ये आपको इजी फ्रेमवर्क बना के देती है कि आप इस तरीके से यूज़ करो। जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हमारा काम है, ठीक है। तो ये जो वीट का टूल है ना, ये React.js को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है और उसको रन करता है और उसको बिल्ड करने का काम कर रहा होता है। एसेट्स बिल्ड भी कर रहा होता है, रेंडरिंग भी कर रहा होता है, दो तीन काम है जो कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगे। अच्छा, और हमने एक कमांड चलाई थी npm run dev। ये देखो अब मैं चेंजेस जो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको ये अपडेट करता जा रहा है चीज़ों को। अच्छा, अब ये सर्वर आपका चल रहा है तो आपकी ये एप्लीकेशन लाइव है। आप कोई भी चेंज करते हो, रिफ्रेश करते हो, मोस्टली रिफ्रेश नहीं होती, तो ये एप्लीकेशन लाइव है आपकी। अब अगर इसको स्टॉप करना हो तो कंट्रोल C प्रेस करोगे तो आपको ये पूछेगा यस नो, या दोबारा प्रेस कर दो या यस करके एंटर कर दो तो आपका ये सर्वर बंद हो जाएगा। दोबारा के लिए npm run dev ये कमांड है। अब इस कमांड के अंदर अहम चीज़ है npm होता है बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर। अब ये रेक्ट की एप्लीकेशन ऐसे क्यों है, मतलब इतना कुछ इसमें किया है। ये जो आपके पास एक फोल्डर है ना नोड का, नोड मॉड्यूल्स का, इसके अंदर तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार फोल्डर्स हैं, ठीक है, और 5,000 या तकरीबन कोई 8,000 फाइलें हैं। यहाँ पे देखो, सॉरी कहाँ पे आ गए हम, एप्स, इसको आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये देखो 426 इसके अंदर फोल्डर हैं, तकरीबन 3,000 समथिंग, ये सही नहीं दिखा रहा यहाँ पे, 3,000 नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं फाइलें, ठीक है। तो एक अच्छी खासी फाइलें होती हैं इसके अंदर। अब अगर आप खोलोगे एक एक को भी तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फाइलें नज़र आएंगी। ये देखो हर किसी के अंदर आपको फाइल नज़र आएगी। ये क्या चीज़ देते हैं, ये होते हैं नोड मॉड्यूल्स। नोड के मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स मतलब इन सब ने ये जो आपको इतनी सारी फाइलें नज़र आ रही हैं, इन सब ने मिल के ये नोड की एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है। और हर एप्लीकेशन, हर ये मॉड्यूल का अपना अपना काम होता है। तो यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहले कि फोल्डर स्ट्रक्चर में है क्या। ये जो फोल्डर है ये अगर होगा तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी, बाकी तो सारे ही होने चाहिए लेकिन ये लाजमी है। ये फोल्डर अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, दोबारा आ जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये दोबारा आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको मुझे स्टॉप करना है और वही कमांड npm install ये कमांड चलानी है, तो ये दोबारा आ जाएगा फोल्डर। जो जो इसमें फाइलें थी सारी दोबारा आ जाएंगी। तो इसको कैसे पता चलता है कि ये मुझे दोबारा लेकर आनी है, ये फाइलें थी, ये मॉड्यूल्स थे। इसका रिकॉर्ड जो है ना वो इस फाइल में होता है। ये जो पैकेज की फाइल है इस फाइल में होता है। ये आपको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ।
ये जो पैकेज की फाइल है पैकेज डॉट जेसन, इसके अंदर इसका रिकॉर्ड पड़ा होता है, बल्कि पूरी एप्लीकेशन का रिकॉर्ड होता है। ये मेटा फाइल है, मेटा, ठीक है, मेटा फाइल है, इसके अंदर पूरी एप्लीकेशन का रिकॉर्ड पड़ा होता है। जैसे कि इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे नेम इसका आ रहा है, प्राइवेट ट्रू आ रहा है, यानी कि अभी ये प्राइवेट है, और इसका वर्जन आ रहा है कि इसका वर्जन क्या है, इस टाइम पे 00 किया हुआ, हम अपनी मर्जी से इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं। टाइप इसकी मॉड्यूल है, ठीक है, वो याद होगा हमने वो इंपोर्ट किया था, उसकी टाइप मैंने मॉड्यूल की थी, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ ही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखो तो ये वो डेव की कमांड है जो मैंने चलाई थी, npm run dev, यहाँ से इसको डेव पता लगा था। जब ये चलाते हैं तो आगे ये वाली कमांड चलती है, बिल्ड की भी कमांड है, लिंट की भी है, प्रीव्यू की भी है। यहाँ पे दो कमांड चलती हैं, एक डेव और एक बिल्ड की मोस्टली। इसके बाद यहाँ पे आ रही है डिपेंडेंसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। डिपेंडेंसीज के अंदर ये लिस्ट होता है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये किस किस मॉड्यूल पे या किस किस लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है 19, हम अभी ना 18 पे काम करेंगे, इसको डाउनग्रेड करेंगे क्योंकि 19 लेटेस्ट आया है, ये अभी लॉन्च हुआ, मेरा ख्याल है साल भी नहीं हुआ इसे, तो इसकी वजह से अभी जो है ना बहुत सारी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाती हैं, और अगर आपने काम करना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 18 वर्जन चल रहा है, अभी 18.3 इसका लास्ट वर्जन था, तो हम इसे डाउनग्रेड करके 18 को यूज़ करेंगे फ़िलहाल, 19 को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे इसने अभी किया हुआ है कि भाई मेरी ये जो एप्लीकेशन है ना ये डिपेंडेंट है रिएक्ट पे और रिएक्ट डॉम पे, ये दो लाइब्रेरीज हैं, इसके बगैर रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं होती, ये रिएक्ट की ऑफिशियल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और नीचे आपके पास आ रहा है डेव डिपेंडेंसीज, ये वो डिपेंडेंसीज हैं जो एप्लीकेशन को बनाते वक्त यूज़ होती हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन पे चली जाती है तब इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये है डेव डिपेंडेंसीज कहते हैं, डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ होती हैं चीज़ें, जो पैकेजेस, जो फाइलें यूज़ होती हैं डेवलपमेंट के लिए, उनकी लिस्ट ये है, और जो हमें डेवलपमेंट में भी चाहिए और लाइव भी चाहिए तो उसकी लिस्ट ये है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, और यहाँ पे आपके पास 2 और ये 4 6 7 ये हैं, 10 होंगी, तो ये इतनी बड़ी लिस्ट का रिकॉर्ड किधर है। एक और फाइल है आपके पास पैकेज डॉट लॉग की फाइल, इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये देखो, ये काफ़ी बड़ी फाइल है, इस फाइल को हमने टच नहीं करना, ठीक है, इस फाइल को हमने टच नहीं करना, और इस मॉड्यूल वाली फाइल को हमने टच नहीं करना, इसको हमने टच नहीं करना, ना ही इस फाइल को टच करना है। बाकी चीज़ें चेंज होती हैं ज़रूरत के तहत, जैसे कि ये वाली भी चेंज होगी। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो आपकी इतनी सारी डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे तो 8-10 हैं, तो ये बाकी की लिस्ट पड़ी होती है यहाँ पैकेज डॉट लॉग में। ये कैसे होती है कि भाई यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये रिएक्ट की जो ये लाइब्रेरी है ना, पैकेज है, इसकी भी अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। मसलन मैंने कोई एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे फ़र्ज़ करो ये मोबाइल है, ठीक है, अगर ये मुझे चाहिए तो इसका अपना मुझे चार्जर भी चाहिए होगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसकी अपनी मुझे कोई और चीज़ है, कोई पैनल डलना है इसमें, वो भी इसका अपना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके साथ उसकी अपनी लाइब्रेरीज और भी आ जाती हैं, तो इस वजह से ये इतनी बड़ी लिस्ट बनती है। यानी इसने अगर कहा कि भाई अगर मुझे यूज़ करना है तो 2 लाइब्रेरीज और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी आपको, वो जो 2 लाइब्रेरी और इंस्टॉल करते हैं वो कहती हैं कि अगर मुझे यूज़ करना है तो मेरे साथ 4 लाइब्रेरीज और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट बन जाती है। तो वो सारा रिकॉर्ड जो है ना वो यहाँ पड़ा होता है। अभी आगे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता इनको, ज़रा बस अभी सरसरी सा ऊपर से यूज़ करते हैं। अच्छा, इन 2 ऑब्जेक्ट के अंदर ये फ़र्क है कि ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, ये आपकी प्रोडक्शन पे भी चाहिए होती हैं, और इन सारों का ये जो नोड का डिलीट हो जाता है तो इन सारों का रिकॉर्ड जो है इस फाइल में पड़ा होता है। अगर ये फाइल भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी, ये भी डिलीट होगी, फिर नहीं रिकवर होती, क्योंकि पता ही नहीं है फिर अब क्या इंस्टॉल किया हुआ था आपने।
तो ये फोल्डर डिलीट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन package.json की फाइल है ना, ये डिलीट नहीं करनी। लॉक वाली फाइल भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जब इंस्टॉलेशन करना शुरू करेंगे तो ये अपने साथ साथ और भी इंस्टॉल कर लेंगे। हमें इनसे गर्ज है, हमें बाकियों किसी से गर्ज नहीं है। जब हम इनको यूज़ करते हैं ना तो ये अपने साथ साथ और यूज़ कर लेती हैं। यानी मैंने कहा कि आप आ जाओ, आपने कहा जी मेरे साथ वो भी आएगा, उसने कहा अच्छा मुझे बुलाना तो मेरे साथ और भी आएंगे। तो इस तरीके से वो बढ़ती रहती रहती हैं। ऐसे डिपेंडेंसीज कहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये अहम फाइल है आपकी package.log की, package.json की फाइल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर वो चीज़ें रखते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हों। जैसे हमने वेबसाइट्स बना रहे थे, पेजेस बना रहे थे, उसमें एक एसेट्स का फोल्डर बनाते थे, तो ये वही पब्लिक वाला फोल्डर है। इसमें HTML CSS वगैरह, लेकिन इसमें ज़्यादा हम रखते नहीं हैं। तो इसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी चीज़ें रखेंगे जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है इसमें। इसके बाद आपके पास SRC फोल्डर है, इस पर मैं बाद में आता हूँ, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास git ignore की फाइल है। ये फाइल अगर आपको याद हो, गिट हमने यूज़ किया था। तो अगर आप ये चाहते हो कि कुछ गिट जब हम पुश कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ फाइलों को इग्नोर करना है कि भाई इसके ऊपर चेक ना करे गिट सॉफ्टवेयर, तो उन फाइलों को ना हम इस लिस्ट में डाल देते हैं। इस लिस्ट में जो फाइल होगी ना तो वो गिट उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है, ये इग्नोर कर देगा इस फाइलों को। अगर फोल्डर पूरा डालना है तो उसका ये कोड है, अगर फाइलें डालनी है तो उसका नाम लिख दोगे, अगर एक्सटेंशन पूरी करनी है तो स्टैटिक डॉट आगे SW लिखा हुआ है। तो SW से जो एक्सटेंशन यानी JPEG को अगर आपने डिसेबल करना है, मतलब इग्नोर करना है, तो आप कहोगे स्टैटिक डॉट JPEG। अब JPEG की जो भी फाइल होगी इस पूरी एप्लीकेशन में वो इग्नोर हो जाएगी। इसके अलावा फोल्डर का नाम पूरा यहाँ पे अभी मैंने देखा था नोड मॉड्यूल का फोल्डर, ये भी पुश नहीं करते हम गिट पे। तो इग्नोर की फाइल जो है ना वो ये काम करती है कि जो गिट आपका सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसमें कोई फाइल नाम लिख दें या फोल्डर लिख दें तो उसको रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता उसको, नाम बता रहा है इस फाइल का। ESLint इसको छोड़ते हैं हम, ये लिंटिंग के लिए होता है जावास्क्रिप्ट के एरर्स के लिए कि किस तरीके से, ये हमारा काम नहीं है। और हमारे पास एक रीड की फाइल है, रीडमी फाइल। ये जब आप गिटहब पे भेज रहे होते हो, गिटहब पे, तो एक आपको नीचे कुछ वो नज़र आ रही होती हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, वो ये वाली फाइल होती है रीडमी। ये जब हम पुश करेंगे तब आप देखेंगे नीचे आपको ये नज़र आएंगी। इसके बाद वीट कन्फिग की फाइल है, इसके साथ भी हमारा कोई ख़ास काम नहीं होता। ये वीट की प्रोडक्शन सर्वर के अंदर अगर कोई चेंजेस कर दिए, फोल्डर आगे पीछे कर दिया आपने, तो ये उसकी कन्फिग्रेशन है, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये कन्फिग्रेशन अब हमारी सेट है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास 2-3 चीज़ें यहाँ पे। नंबर 1 पब्लिक फोल्डर, ठीक है। उसके बाद ये आपकी पैकेज की फाइल। अच्छा, एक फाइल मैं मिस कर गया, index.html। ये आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो पहले ये लोड होती है। ये फाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी, ये व्यू पेज सोर्स करो तो ये वो फाइल है, देखो वीट प्लस टाइटल इसका लिखा हुआ है, तो ये टाइटल लिखा हुआ है। अगर मैं इस टाइटल को चेंज करके कर दूं, माई फर्स्ट एप्लीकेशन, सेव करता हूं तो रिफ्रेश करो इसे। अच्छा, वो हमने ऐप बंद कर दी है। npm run dev, ये कमांड्स आपने याद रखनी है। टर्मिनल जो है हमारा ओपन रहेगा, इसको क्लोज नहीं करेंगे। ऐसे नीचे कर दिया मैंने, लेकिन ये चल रहा है। तो अगर आपने न्यू टर्मिनल नहीं करना, आपने न्यू करोगे तो नया टर्मिनल बन जाएगा, एक नया टर्मिनल बन गया। हमें वो चाहिए जो चल रहा था। अगर मैंने इसे क्लोज भी कर दिया, यहाँ नीचे से हाथ से पकड़ना है आपने, ये एरो का 2 एरो का निशान बन गया, ऊपर उठा देना है, ये आपका वो टर्मिनल जो एक्टिव था, ठीक है। अच्छा, ये देखो आप, ये आ गया आपका माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक हो गया। वो बंद हो गई थी एप्लीकेशन, दोबारा चलाई है। तो ये वो मेन फाइल है, एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन का, ठीक है। ये रिएक्ट की एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। जैसे हम वो जावास्क्रिप्ट की इंडेक्स की फाइल बनाते हैं, ये वो है।
इसके अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी हम इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना लेंगे, ये इतना कुछ इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है, सिंपल जावा HTML है और एक आईडी पड़ी हुई है div id root। ये वो div है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन चलती है। एक यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वर्चुअल डॉम। जो इसकी जो HTML होती है ना रिएक्ट की, वो रियल नहीं होती। रियल जैसे हमने आप बनाते हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सारा कुछ करते हो, वो रियल डॉम होता है। लेकिन इसके वाला रियल डॉम नहीं होता है, इसका वर्चुअल डॉम होता है, इन मेमोरी डॉम होता है। सारी की सारी HTML इन मेमोरी होती है, रिफ्रेश करो खत्म, ठीक है, इन मेमोरी होती है। तो वो उस इन मेमोरी एप्लीकेशन को, पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन को इस डिव में लोड करता है और इसको आईडी लगा हुआ है रूट का, ठीक है। इसके नीचे वो कुछ अपने स्क्रिप्ट चलाता है, जो इसका रेंडर होगा ना, आउटपुट आएगी, जो मैंने कहा था ना हर दफ़ा रेंडर करता है, आउटपुट बनाता है एक जावास्क्रिप्ट की, वो ये होती है main.jsx। यहाँ देखो देखो इसने टाइप वो मॉड्यूल की हुई है, याद है हमने लिंक किया था मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, टाइप की थी चेंज। अगर आपने उसको प्रैक्टिस की है तो नहीं की तो फिर वही बात है कि नहीं समझ आनी फिर ये चीज़ें। तो ये डिव इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, डिव id रूट। अच्छा, इसके बाद आप ओपन करोगे, यहाँ पे आएंगे src, ये फाइल आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये चीज़ चलती है, आप src आपका मेन फोल्डर है जिसमें हमने काम करना है, सारी फाइलें सब कुछ हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। src मतलब सोर्स कोड। तो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है एसेट्स का, ये वही एसेट जैसे हम बनाते हैं। एक app.css की फाइल है, app.jsx की फाइल है, index.css की फाइल है और main.jsx की फाइल है। सबसे पहले ये फाइल चलती है, ये किसको लोड करती है, main.jsx को। JSX ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये यूज़ करता है JSX वीट, तो इसमें फ़र्क क्या है वो आगे देखेंगे हम। तो ये इंडेक्स की फाइल लोड करवाती है ./src में जाके main.jsx को। ये आपको मैं पूरा वो समझा रहा हूँ कि लोड कैसे होती है एप्लीकेशन। सबसे पहले ये चलती है इंडेक्स की फाइल, ये लोड करती है main.jsx को, main.jsx ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं ये कौन सा इंपोर्ट है, ये वाला, करली ब्रेस वाला, कॉन्स्ट इंपोर्ट, ये वही इंपोर्ट हो रहा है। ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही चलेगा इसमें। ये दो जो कुछ स्ट्रिक्ट मोड और क्रिएट रूट, ये कुछ फंक्शंस हैं जो वो इस लाइब्रेरी से लोड करवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड को छोड़ दो, ये अहम है, क्रिएट रूट, ठीक है। और जस्ट एक लाइन यहां पे यूज हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, कौन सी आईडी, ये वाली रूट, और इसके आगे कुछ ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शनैलिटी, रिएक्ट की अपनी फंक्शनैलिटी चल रही है। डॉट रेंडर करो इसके अंदर क्या, ये एप्लीकेशन को, इसमें जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, इसको मैं वैसे यहां से आपने ख़त्म कर देना है, अभी के लिए ख़त्म कर दो, यहां से भी इसे उड़ा दो, बस इसको समझो कि भाई डॉक्यूमेंट एलिमेंट गेट करो रूट वाला और उसके अंदर लोड करवा दो किसको, ऐप को। ये ऐप क्या चीज़ है, इंपोर्ट हो रही है, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से, ./app.jsx, डॉट / का मतलब है इसी फोल्डर में app.jsx। अब ये क्या करता है, इस डिव के अंदर, ये इस डिव के अंदर ये जो JSX की फाइल है, ये वाला जावास्क्रिप्ट, इस डिव के अंदर
इस div के अंदर app.jsx को लोड करवा रहा है। app.jsx क्या है आपका, ये वाला। इसके अंदर अब आप देखो, आपको यहां से आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर जो नजर आती है आपको, ये है वो। सबसे पहले इंडेक्स चली, इसने लोड करवाया मेन को। मेन ने क्या किया, यहां से एक फंक्शन इंपोर्ट किया react DOM वाली लाइब्रेरी से। ये react DOM वाली लाइब्रेरी है, ये वाली। यहां से एक फंक्शन इंपोर्ट किया क्रिएट रूट का, और उसके अंदर पास की ये div, वो जो document.getElementById वाली, और उसके अंदर उस div के अंदर जो है लोड करवाया app.jsx को, इस फाइल को, ये फाइल को। ये आपको फाइनल फिर नजर आ रही होती है। इस तरीके से आपकी ये जो रेक्ट जो है वो एप्लीकेशन को लोड करवाता है। ठीक है, अब हमारा काम जो होगा वो SRC के अंदर होगा, और SRC के अंदर जो मेन फाइलें हैं वो main.jsx है और index.jsx है। ठीक है, ये फाइलें हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसको CSS को अभी छोड़ते हैं। तो ये इस इंडेक्स की फाइल में भी ज़्यादा काम नहीं होता हमारा, मेरा ख्याल काम होता भी नहीं है ख़ास कोई। main.jsx के अंदर भी हमारा ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आएगा। हमारा जो काम होगा वो app.jsx और इसके अलावा यहाँ पे जो हम फाइलें बनाएंगे, यहाँ पे हमारा काम है। ठीक है, अब इस फाइल में क्या हो रहा है, इसको हम एक कंपोनेंट भी बोलते हैं कि ये एक कंपोनेंट है। रेक्ट कहता है कि ये जो आप इस तरीके से बना रहे हो app.jsx, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट के फिर अपने कुछ फीचर्स हैं। 3 पार्ट हैं इसके मेजर, इस फाइल के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 ये एरिया है जहां पे दूसरी फाइलें, दूसरे फंक्शन, जैसे मैंने सम वाला फंक्शन बना के इंपोर्ट किया था, इसी तरीके से यहां पे कुछ इंपोर्ट्स होंगे। ये एरिया इंपोर्ट कहलाएगा, ये वाला इंपोर्ट का एरिया है। उसके बाद आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, 2 मेन पार्ट आ गए, 2 पार्ट, इंपोर्ट वाला एरिया और फंक्शन वाला एरिया। ठीक है, इस फंक्शन का नाम आप देखो, ये नाम, इस फाइल का नाम और इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का नाम, ये तीनों सेम होंगे। फंक्शन का नाम, एक्सपोर्ट का नाम और इस फाइल का नाम सेम होंगे। और दूसरा रूल क्या है, कैपिटल होंगे, स्टार्ट कैपिटल से होगा। ठीक है, वे छोटी छोटी सी चीज़ें ये अपने दिमाग में रखनी है आपने, वरना आपको फिर ये टकरे मारते रहोगे। जो भी यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे जिसको हम कंपोनेंट कहेंगे, स्टार्टिंग उसकी कैपिटल से होगी, उसके अंदर फिर एक फंक्शन बनेगा उसी नाम से, और एक्सपोर्ट भी उसी नाम का फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। ये वही काम कर रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस एक फाइल को हम कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। रेक्ट कहता है कि ये एक कंपोनेंट, एक पार्ट है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, इंपोर्ट हो रही हैं, ये कुछ एसेट से रेक्ट एसवीजी इंपोर्ट हो रहा है, कुछ ये रेक्ट यूज स्टेट इंपोर्ट हो रहा है, कुछ ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, ये इंपोर्ट्स हो रही है। इसके बाद एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ है। तो मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ, हम अपना बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें की हुई हैं, हम सिंपल सा अपना बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, फंक्शन। यहाँ पे आप फंक्शन, एरो फंक्शन भी बना सकते हो या ये वाला फंक्शन भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। मैं अभी उसी से चलता हूँ जो पहले बनाओ था। नाम मुझे सेम रखना है ऐसे, और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहां पे मुझे अगर आप देखो तो इधर HTML कुछ भी नहीं है, खाली है, फाइल आपकी चल रही है। अगर ये डिलीट कर देता मैं इधर से, ये एक्सपोर्ट नहीं करता मैं इसको, तो एरर आ जाएगा। यहां पे नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे आपको कुछ एरर नजर आएगा, मेन पे भी आ जाता है। या टर्मिनल अब आपने ओपन करके बैठना है। ठीक है, टर्मिनल आपने ओपन करके बैठना है। कंट्रोल C अक्सर होगा, हम इस तरीके से कंट्रोल C करके दोबारा भी रन करेंगे, कभी कभी ये कैशे से चीज़ें उठा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इस नाम से कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है आपका,
ठीक है, फाइल पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये आपका एक कंपोनेंट कहलाता है। ऐप हमारा मेन कंपोनेंट होगा, इसके आगे फिर चिल्ड्रन कंपोनेंट होंगे, सारी एप्लीकेशन उस चिल्ड्रन कंपोनेंट्स में चल रही होगी, ये हमारा मेन पेरेंट कंपोनेंट होगा। इसके अंदर आपके पास फिर दो पार्ट होते हैं। अब मुझे कुछ HTML दिखानी है, रिटर्न करेंगे हम ऐसे कुछ, जो चीज हम यहां से HTML को रिटर्न करेंगे इसके अंदर ऐसे करना है हमने, ऐसे, ये एक खाली एलिमेंट इसे हम कहते हैं, खाली नहीं होता, इसका नाम कुछ और है, आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपने इस तरीके से इसको करना है। दोबारा देख लो, जब हमने HTML रिटर्न करवानी है कुछ, तो हमें ये रिटर्न करना है, पैरेंथेसिस लगानी है, और इसके अंदर आपने ऐसे करना है, इसके अंदर आप अपनी HTML रिटर्न करोगे। मैं लिखता हूं H1 वर्ड, सेव करता हूं, तो आपको यहां पे अभी CSS वगैरह को छोड़ दो, जस्ट इसको समझो। ये आपका मेन कंपोनेंट है, फंक्शन ऐप, ठीक है। ये आपका होता है इंपोर्ट का एरिया, फंक्शन से ऊपर ये एरिया आपका, मतलब दूसरी फाइलों से कुछ यहां पे इंपोर्ट करना है हमने, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, जैसे सम की अलहदा बना ली थी और अलहदा बना ली थी, तो बहुत सारी फाइलें होंगी अलहदा अलहदा होंगी, उनको फिर इंपोर्ट करके यहाँ पे हम लेकर आएंगे और उसको रेंडर करवा रहे होंगे, उसको कुछ डाटा पास कर रहे होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। तो ये आपका किस एडवांस लेवल के ऊपर जब ये रैक जाएगी तो ऐसा ऐसा आपको समझ आने लग जाएगी। ये एरिया आपका इंपोर्ट का एरिया है, ये आपका फंक्शन का एरिया होगा, ये आपका एक्सपोर्ट का एरिया होगा, ठीक है। इस फंक्शन के फिर दो मेन पार्ट होंगे, एक होगा आपका ये रेंडर का एरिया जिसके अंदर JSX या HTML रिटर्न हो रही होगी, बन रही होगी, और कुछ ये एरिया होगा, ये वाला एरिया जो इस रिटर्न से ऊपर होगा, ये आपका लॉजिक्स बिल्डिंग का, कि फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक लिखना। याद है हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाए थे, ये आपकी ना पूरी जो उस रूल के ऊपर चल रही है, वो जो हमारे पास फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना के हमने प्लस प्लस किया था, और क्या था वो, उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। तो ये आपकी एक रिएक्ट एप्लीकेशन का एक कंपोनेंट बन गया, app.jsx, ठीक है। इस कंपोनेंट के मेन दो पार्ट, एक इंपोर्ट का एरिया, एक ये फंक्शन का एरिया, और ये एक्सपोर्ट करवाना है हमने इसको, ठीक है। और इस फंक्शन के फिर फर्दर दो पार्ट होंगे, एक ये रिटर्न जिसके अंदर HTML सारी बनेगी जो आपको नजर आएगी, और यहाँ पे हम इसके बारे में कोई लॉजिक वगैरह लिखना है, जैसे आप वो प्लस प्लस कर रहे थे, 2 हो रहे थे, +1 हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, वो सारा लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू SRC में, हमारा सारा काम SRC में होगा, ठीक है। SRC में मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, मैं कहता हूँ, फर्ज करते मैं इसका नाम रखता हूँ child.jsx, इस तरह हमने करना है, JSX C कैपिटल, ठीक है। फंक्शन C कैपिटल, चाइल्ड सेम उसी तरह, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड, कि इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से कुछ हमें HTML रिटर्न भी करवानी पड़ेगी ताकि नज़र आए कि इसमें कुछ है, रिटर्न पैरेंथेसिस, इसके अंदर ये खाली आप करोगे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं H3 लगाता हूँ, IM चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये एक कंपोनेंट बन गया मेरा, सिंपल HTML का कंपोनेंट है, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेन हमारा कंपोनेंट चल रहा है ऐप वाला, इसने सारे कंपोनेंट चलाने हैं, ये हमारा मेन कंपोनेंट है। वो जो हमने फाइल बनाई थी ना इंडेक्स वाली, ये वो फाइल है। तो यहाँ पे मुझे पहले करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम ./child, या ऐसे लिख दो या .jsx लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है आई थिंक, ऐसे। ये नाम भी आपका वही होगा जो यहां से एक्सपोर्ट हुआ है, याद है ना, ठीक है। ये आपका इधर इंपोर्ट कर लिया।
अब मुझे इसको यहाँ पे अभी भी आप देखोगे आपको ये नज़र नहीं आएगा, एरर आ गया। अच्छा वो डॉट स्लैश कह रहा है कि इसको यूज़ ना करो आप, तो इसको भी अच्छा JS कर दिया मैंने, JSX है, JSX ये है नाम पूरा, ठीक है। इसका ये देखो, ये नीचे आपको ये ओपन रखनी है, ग्रीन हो गया सब कुछ ओके है, ठीक है। ये ओपन रखनी है, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन रखना है, रिएक्ट की एप्लीकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन अभी भी आपको इंपोर्ट कर लिया तो ये नज़र नहीं आ रहा आपको। कुछ यहाँ पे गौर करो तो इसका कलर भी चेंज सा है, ज़रा ग्रे आउट है, डार्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, ग्रे है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन, ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया लेकिन यूज़ नहीं हुआ, तो इसको अब यहाँ पे हम यूज़ करवाते हैं। ये यहाँ पे आप ये ओपन क्लोज करोगे तो इसके अंदर आप जैसे हम HTML लिखते हैं ना, सारी वैसे की वैसे लिख सकते हो, लेकिन ये HTML नहीं है, ये भी मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। अब मुझे ये चलाना है इसके अंदर, और कंपोनेंट हमेशा रिटर्न होंगे क्योंकि ये HTML है या JSX कहते हैं इसको, ये आनी है रिटर्न होनी है, तो वो हमेशा इसी में से ही रिटर्न होंगे। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, रेंडर। कैसे होगा, जैसे हम अपना कोई भी वो एलिमेंट करते हैं और यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन दे रहा है चाइल्ड, और ये सेल्फ क्लोजिंग है, ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ऐसे यूज करेंगे इसको, ऐसे, ठीक है। अब ये H1 इस अपनी की, और बाकी H2 यहां से ये वाला एरिया, ये एरिया इसकी जगह पे आ जाएगा, बस ये हो रहा है। सेव करते हैं, अब देखो आपको वो नजर आ रहा है, और इन दी एंड ये सारे एक ही डिव के अंदर आते हैं। वो कौन सी होती है, आपकी डिव ID रूट, उसके अंदर देखो ये H1 वहां से आ रहा है ऐप वाला, और H2 जो H3 जो है वो चाइल्ड वाले कंपोनेंट से आ रहा है, ये सारे एक ही में आ गए, ठीक है। तो अब ये दो कंपोनेंट हैं, अब इस तरीके से हम अलग-अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जितने चाहें कंपोनेंट्स बनाएंगे, हर एक का अपना अपना हर कोशिश करेंगे हर एलिमेंट का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ थोड़ा सा CSS को, अभी इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करवा ही दूँ, हम इस कंपोनेंट का फ़ायदा क्या है, ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे, ये चीज़ हम पहले भी कर रहे थे। अगर मैं उठा के ये वाली HTML इधर रख दूँ तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। अब इसकी पावर क्या है, हम इस ऐप में से पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ से डाटा भेज दूँ इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, ठीक है जी, वेलकम। आगे यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, फर्ज करो अली, ठीक है, वेलकम अली, तो इधर वेलकम अली। लेकिन मैं इस ऐप से कोई भी नाम भेज सकता हूँ, इसको कैसे भेजूंगा, यहाँ भी आएंगे, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स होती हैं, याद है ना हमारा क्लास ID, इसी तरह हम कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं। तो कोई भी, मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू सलीम, मैं इस कंपोनेंट को एट्रीब्यूट भेज रहा हूँ, डाटा भेज रहा हूँ, और ये काम करता है एज ए ऑब्जेक्ट। की वैल्यू, की कौन सी होगी, नेम, वैल्यू इसकी सलीम। अब यहां पे कैसे मिलेगा हमें, यहां पे कैसे लेना, ये फंक्शन वाला कंसेप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह समझ आ गई तो रिएक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें हमें वही क्या मिलती है, एक आर्ग्यूमेंट मिलता है, प्रॉप्स इसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टीज, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट, इसको कंसोल लॉग करवाते हैं। यहां पे कंसोल लॉग करेंगे तो यहां पे करेंगे हम, रिटर्न के अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते, यहां पे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। इस प्रॉप्स को मैं कंसोल लॉग करवाता हूं, सेव करता हूं, कंसोल में जाता हूं, तो ये देखो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इधर, वो जो पीछे से पास किया था नेम सलीम, तो ये प्रॉप्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें की कौन सी होगी, नेम की। तो अगर मुझे इसकी की चाहिए तो क्या लिखूंगा,
डॉट नेम कौन सी थी, यहां से पास किया था हमने, ये वाला इधर मुझे एज ए ऑब्जेक्ट मिल गया और इधर मुझे की मिल रही है, तो कंसोल लॉग मैंने किया, डॉट नेम तो सलीम मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये यहां पे दिखाना है, ये हम नॉर्मली नहीं दिखा सकते। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमें वेरिएबल करवानी है इस एरिया में JSX के अंदर, रेक्ट के अंदर, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, इसके पीछे डॉलर साइन नहीं लगाना, ये वाला नहीं लगाना, जस्ट करली ब्रेसेस। इसके अंदर आप पास कर दोगे प्रॉप्स डॉट नेम, सेव करते हैं इसको, कंसोल लॉग है ये वाला एरिया, ये जावास्क्रिप्ट का एरिया होगा रिटर्न से पहले, ये JSX का एरिया होगा, ये वही वाला क्या है बैक टिक वाला काम जो होता था, ये वो वाला काम ही है। खत्म कर रहा हूं, वेलकम सलीम, कुछ भी भेज सकता हूं, यहां से मैं भेजता हूं, एक और भेज देता हूं, सिटी लोधरा। अब मुझे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ H4, मैं कहता हूँ यूअर सिटी इज करली ब्रेसिस प्रॉप्स डॉट सिटी। अब इसकी ये पावर स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब इस तरीके से हम ये ऐप जो है ये किसी भी अपने चाइल्ड को डाटा भेज सकती है, कुछ भी, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना के इसको भेज दे, या आप देखोगे वो जो पीछे चल रहा था यहाँ पे एक वेरिएबल बनी हुई है वो, लेकिन वो चाइल्ड उसमें कोई है नहीं, तो ये हमने चाइल्ड खुद बनाया है, ठीक है। इस तरह से हम कंपोनेंट बनाएंगे। ये एरिया आपका होगा जो HTML रिटर्न हो रही होगी वो होगा, लेकिन ये HTML नहीं है। और ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये आपका जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए होगा, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट लिख के कोई लॉजिक बनेगा और फाइनल HTML यहाँ पे बनेगी और रिटर्न हो जाएगी। और चाइल्ड के अंदर एक और चाइल्ड हो सकता है, एक और चाइल्ड हो सकता है, एक और चाइल्ड हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अभी हमारे पास जस्ट एक पेरेंट है और उसका एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड का फिर एक चाइल्ड हो सकता है, उस चाइल्ड का आगे फिर एक और 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उनके नाम हम डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ कंपोनेंट, बटन डॉट JSX फंक्शन BUTTN बटन, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न, इसके अंदर पैरेंथेसिस, यहाँ पे मैं जस्ट एक बटन रिटर्न कर देता हूँ सिंपल सा, क्लिक मी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अब ये देखना, मैं ये वाला बटन इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, बटन इंपोर्ट B कैपिटल बटन फ्रॉम ./बटन या .JSX लगा लो, ठीक है। और इसके अंदर आके मैं इस बटन को कैपिटल के साथ है ये ऐसे करके, और ये लाजमी है ये। अब जो है आप कोई भी एलिमेंट बनाओगे इसका ओपन क्लोज लाजमी होगा, रेक्ट के अंदर लाजमी ओपन क्लोज होना है, ठीक है। तो ये अगर जैसे BR है तो BR ऐसे करोगे एरर आ जाएगा, यानी ऐसे यूज करोगे एरर आ जाएगा, ये देखो यहीं पे दिखा रहा है, इसको आपने प्रॉपर ऐसे क्लोज करना है। रेक्ट के अंदर एक एलिमेंट लाजमी क्लोज होगा। तो सेव करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे आपको क्या मसला आया, एक्सपोर्ट नहीं किया, देखो ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन, यार, ठीक है, ये आपका बटन है। अभी CSS को छोड़ दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे ये चीज़ें, व्यू पेज सोर्स करोगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ये देखो कुछ भी नहीं है, इंस्पेक्ट में आपको नज़र आएंगे चीज़ें। तो ये आप देखो, ये H3, ठीक है, और H4 ये उस चाइल्ड का था, और ये बटन एक और चाइल्ड से आ रही है, चाइल्ड के आगे चाइल्ड है, इनमें रिलेशन क्या बना हुआ है, ये पेरेंट है, ये एक चाइल्ड को लेकर आ रहा है, ठीक है, और ये चाइल्ड फिर आगे एक और चाइल्ड को लेकर आ रहा है, इस तरह से ये रिलेशन बनेगा, पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड, और डेटा जो है वो पेरेंट से चाइल्ड को जाएगा। अब ये जो बटन है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे
चले यहाँ तक मैं करवा देता हूँ, बस इतना किया, एक लेवल पे हमने डाटा सेंड किया, यहाँ से हम ये डाटा सेंड कर रहे हैं चाइल्ड को, ठीक है। ये फिर चाइल्ड अपना डाटा इसको भी सेंड कर सकता है, सेम इसी तरीके से प्रॉप से ये इसको रिसीव करेगा यहाँ पे आके, और प्रॉप जिस नाम से यहाँ पे कुछ भेजा होगा वही आपका प्रॉप डॉट आगे वो की उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये इसको भेज सकता है, ये इसने इसको भेजा, ये आगे इसको भेज सकता है, इसका भी अगर आगे कोई चाइल्ड है वो उसको भेज सकता है। लेकिन अगर इसने इसको डाटा भेजना है तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, यानी दादा जो है पोते को डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकता, दरमियान में उसको बेटे को भेजना है, बेटा आगे अपने बेटे को भेजेगा। यानी ये इसने ये सलीम जो है वो इसको भेजना है, ये फिर प्रॉप्स डॉट नेम जो है वो इसको भेजेगा, यहाँ पे जाके फाइनल इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये बटन वो कह रहा है कि यहाँ पे टाइप बटन, ये ठीक हो गया।